हम लोग के 500 रुपये फीस देते थे। बीएचयू में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छा पढ़ाई और हर एक तरह का एनवायरनमेंट था। बाबा साहब का तो अपने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं उनको अपना आइडियल भी मानता हूँ। इसलिए मैं सर वहाँ पे जो भी हमारे घर में जो भी उस तरह का कार्यक्रम होता है, किसी किसी हर्षोल्लास वाली बात होती है, तो हम लोग वहीं से अपना कार्यक्रम का कार्यक्रम करते हैं। अम्बेडकर पार्क से हैं, थोड़ा सा गरीब तो है, गरीब है, हर एक चीज से थोड़ा सा पिछड़ा पिछड़ा है, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से। तो सर लोग बच्चे मेहनत करें बस, उनके पास और संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं है सर। हम लोग के पास ना प्रॉपर्टी है ना कोई उस तरह का बैकअप है। दोस्तों, जब कभी भी समाज में सफलता मिलती है तो उसकी खुशियां बड़ी होती हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद अलग अलग परिवार अपनी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जिन खुशियों को समाज मनाने लगता है तो जाहिर तौर पर वह बहुत बड़ी हो जाती है। एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम गौरव कुमार है। वह आईएएस सर्विस में चयनित हुए हैं। भारतीय सांख्यिकी सेवा में उन्हें नौकरी मिली है। यह यूपीएससी की परीक्षा के बाद संभव होती है। ये गौरव जिस समाज से आते हैं उनका अपना संघर्ष है, उनकी अपनी संघर्ष की कहानी है। यह सब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गौरव एक ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज को आज भी दलित दमित करके रखा जाता है। गौरव, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आप अपनी इस परीक्षा की जो जीत है या जो चयन है आपका यूपीएससी में, उसको सबसे पहले किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सर इस कठिन परीक्षा के लिए मेरे गुरुजन, जो मेरे नवोदय, चाहे नवोदय विद्यालय के हों चाहे बीएचयू के, इसके बाद मेरे परिजन, माँ बाप और मेरे भैया, मेरे सिस्टर, बड़ी दीदी हैं, उनको ये पूरा श्रेय जाता है इस सफलता के लिए। जी। जब आप इस परीक्षा को पास कर गए तो उसके बाद आप अंबेडकर की मूर्ति के पास गए थे। इसका क्या संदेश था? जी सर। सर चूंकि बाबा साहब का तो अपने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, हम्म, तो मैं उनको अपना आइडियल भी मानता हूँ। इसलिए मैं सर वहाँ पे जो भी हमारे घर में जो भी उस तरह का कार्यक्रम होता है, किसी किसी हर्षोल्लास वाली बात होती है, तो हम लोग वहीं से अपना कार्यक्रम का कार्यक्रम करते हैं। अम्बेडकर पार्क से, अम्बेडकर मूर्ति के थ्रू वहाँ पे माल्यार्पण करके। जी। तो सर ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो ये सब पूरा परिवार वहाँ पे सम्मिलित था अम्बेडकर पार्क में। यस सर। गौरव, ये बताइएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और किस तरह से आपने तैयारी की? क्या कोचिंग वालों को फीस दिया? कितनी मुश्किल आई? इन सारी चीजों को जरा बताइएगा, जिससे कि यस समाज सर। के उस तबके को थोड़ी रोशनी मिले जो पढ़ना चाहता है। यस सर। सर मैंने अपने स्कूलिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से की, जो मेरे आजमगढ़ में ही है। इसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। और इस परीक्षा के लिए सर मैं 2 साल बनारस में ही रूम लेकर रहता था, बाहर बीएचयू के बाहर। वहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी किया। वही पिछले साल मैं प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज कुछ ज्वाइन किया था, कुछ कोचिंग की। जी। और बाकी इस बार तो सेल्फ स्टडी था। यस सर। अच्छा, कोई बिना स्पेशल उस तरह कोचिंग की के आप कोचिंग नहीं ली सफल हो थी, गए सेल्फ हैं स्टडी सा। और बिना जी कोचिंग के आप सर। सफल हुए हैं, ये थोड़ा बताइए कि किस तरह की मेहनत थी जी सर। कि जिसमें बिना कोचिंग के सफल होना तो मुश्किल माना जाता है। जी सर, मुझे लगा कि सर मेरे पास सर सफिशियंट है, मटेरियल है जिसके थ्रू मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। बाकी सर यूट्यूब पे सर जो आईआईटी है, इंडियन हम्म, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सर उसके बहुत सारे प्रोफेसर हैं। एनपीटीईएल नाम का चैनल है, जी। उसके थ्रू बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं, फ्री लेक्चर मिल जाते हैं प्रोफेसर के, बहुत अच्छे प्रोफेसर के, जो टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे मेरा जो बहुत सारा मटेरियल था वहाँ पे मिल गया था मुझे। और मेरे बीएचयू के प्रोफेसर खुद ही वो बहुत अच्छे प्रोफेसर लोग थे, तो उनका नोट्स वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे हम्म, प्रिपरेशन में। बाकी सर उतना मटेरियल था, इनफ था कि जिससे मैं सेल्फ स्टडी करके और आइडिया भी हो गया था एग्जाम का, हम्म, क्योंकि मैं पिछले तीन तीन बार से दे रहा था, तो मुझे आइडिया पूरा था कैसे पेपर, क्या पैटर्न है, कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में। तो जी। वो आइडिया सब लग चुका था, तो सर आसान चीज़ें हो गई थी। हम्म।
बाकी सीनियर्स थे मेरे, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे, और जो अभी फिलहाल अभी आईएसएस में हैं, पहले सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उन लोग से रेगुलर गाइड लिया करता था। अच्छा। तो आपने कहा कि ऑनलाइन जरिए आपने शिक्षा ली और दूर के तरीके से थोड़ा आसानी हुई, जिनके भी जी आपने सर। नाम लिए, मतलब एक तरह का एकलव्य का तरीका भी था। दूसरी जी बात यह सर। भी थी कि जो यूनिवर्सिटी के आपके प्रोफेसर थे वह भी काफी मददगार हुए, और जो जी सर। आपके सीनियर्स थे जी सर। आईएसएस में थे। मैं एक सवाल जानना चाहूंगा जो अक्सर जी सर। दलित समाज से उठता है या गरीब समाज से उठता है, कि इस तरह की तैयारियों में जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके गुरुजनों ने, आपके सीनियर्स के जरिए या आईएसएस में जो लोग चयनित हुए हैं, ये इन लोगों के बीच आपको इस तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी? नहीं सर, हम्म, वो सर डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन तो वो तो नहीं नजर आता था, लेकिन तो हम्म। अब सर वो हो सकता है, क्योंकि एक बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, आपका अनुभव है, और इसके साथ-साथ ये चलिए संघर्ष चल ही रहा है, देश में जातिवाद है तो ज़ाहिर तौर पर आपको झेलना पड़ रहा होगा, लेकिन इन सब चुनौतियों के जी सर। बावजूद आप सफल हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है, जी आप सर। आईएएस में चुने गए हैं। एक सवाल और हम्म, बनता है आपसे जो कि आप बताना ज़रूर चाहेंगे जी सर। कि दलित समाज से, पिछड़े समाजों से, गरीब समाजों जी से सर। आने वाले लोगों को इस तरह की तैयारियों के दौरान किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, और बिना कोचिंग कैसे वह सफलता की राह बढ़ सकते हैं? सर मैं अपनी बात करूँ तो सर, मैं तो सर बहुत सेक्रीफाइस किया। मैं तो कोचिंग भी सर पढ़ाता था ऑनलाइन, उसी में ऑनलाइन एक चेक करके वेबसाइट थी, मैं उस पर काम भी करता था 1-2 घंटे, तो वहां से हम्म, मैं अर्निंग भी करता था। हम्म, तो मैं उसमें समय मैनेज कर लेता था कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ना है और ये चीज़ पढ़ना है, एक शेड्यूल तैयार कर लेता था हम्म, हफ्ते का और डेली का, कि इस तरह इतना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, क्योंकि बड़ी तैयारी थी, तो हम्म, उस हिसाब से समय भी देना था। और और भी चीज़ों को करना था थोड़ा सा। शुरू से ही मैं थोड़ा सा, हमारे भैया हैं तो वो तो 2017 में प्राइमरी के टीचर हो गए थे, उससे पहले जी, थोड़ा घर की कंडीशन बहुत खराब थी। अच्छा, तो मैं बहुत पहले ही से कोचिंग पढ़ाता था, 12 पास किया तभी से कोचिंग पढ़ाने लगा था। हम्म, तो फिर बाद में भी मैं कंटिन्यू इस चीज़ को रखा, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म था तो उस पर मैं पढ़ाता था। मैं सर वही कहना चाहूँगा कि सर हम लोग के जो समाज है थोड़ा सा गरीब तो है, हम्म, गरीब है, हर एक चीज़ से थोड़ा सा पिछड़ा पिछड़ा है शैक्षणिक और आर्थिक रूप से। हम्म, तो सर लोग बच्चे मेहनत करें बस, उनके पास और संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं है सर। हम लोग के पास ना प्रॉपर्टी है ना कोई उस तरह का बैकअप है, जी। जो भी है संघर्ष है। अपने पास समय है, टाइम है, उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज करें और हम्म। पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें समाज में सर। बहुत सारे युवा जो है आजकल हुड़दंगई में भी शामिल हो रहे हैं, वह जो है वो धार्मिक और इस तरह के उन्मादों में भी शामिल हो रहे हैं। तो आप क्या दिशा देना जी सर। चाहेंगे कि क्या इसमें देश का कोई भविष्य है? नहीं सर, इससे तो किसी का भविष्य नहीं बना है, पढ़ा भविष्य तो बना है तो वो एजुकेशन से ही बना है। हम्म, तो अगर कुछ पाना है, भविष्य में कुछ अच्छा करना है, या फिर पॉलिटिक्स में ही जाना है, या फिर कुछ भी हम्म, करना है, तो पहले पढ़ाई कर लीजिए, फिर इसके बाद जो करना है वो तो आदमी, फिर एक जागरूकता आ जाएगी, एक समझ आ जाएगी क्या सही है जी, क्या गलत है। हम्म, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है सर, पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस करें, फिर इसके बाद एक जागरूक नागरिक बनिए, मेन मोटो ये है हम्म। सर। जब जागरूक नागरिक आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी सफल व्यक्ति कहता है तो इसका क्या मायने युवा समझे? जागरूक मतलब सर अपने हक अधिकार को जाने, हम्म, अपना जो बाबा साहब के द्वारा जो रचित इतना बढ़िया संविधान है देश का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, हम्म। उसको जाने, अपने महापुरुषों को जाने, अपने समाज के प्रति जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जाने। ये सर मेरे ख्याल से इतनी तो समझ होनी चाहिए हर एक युवा में। तो आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रही है? आपके पिताजी क्या काम करते हैं? आपकी कितनी खेती बाड़ी है? ये भी थोड़ा बताइए जिससे संघर्ष का पता चले। बारी खेती बाड़ी तो सर नहीं है, हम्म, कुछ भी नहीं है। जी, बाकी सर 2017 के पहले सर, 2017 में भैया नौकरी पाया तब से तो कंडीशन ठीक है। बाकी हम्म, उससे पहले पापा ही थे। हम्म, हम लोग 4 5 भाई बहन लोग हैं, हम्म, तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग मतलब हायर एजुकेटेड हैं। हम्म, बस पापा ही अपने अकेले ही काम करते थे, वो वैद्य हैं,
दवा घर ही पे बनाते थे, उसको सेल करते थे, कई लोग घर घर से ही दवा ले जाते थे। हम्म, तो वही मान लीजिए मंथली इनकम 10 से 15 हजार इतना ही थी, उतने ही में सब कुछ मैनेज हो। बाकी हमारे भैया भी हम्म, शुरू से ही जैसे ग्रेजुएशन के टाइम से स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ थी, तो हम लोग को यही था कि नहीं पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है करके हम कोचिंग पढ़ा करके कुछ भी करके पढ़ना है बस, और कुछ काम नहीं करना है। तो ये सबके अंदर था, पापा के अंदर भी यही था कि बस अपने बच्चों को कैसे भी करके पढ़ाना है। बढ़ाना है, वो पढ़ाई पर ग्रेजुएशन जो किए हैं जोर है, बीएससी बिल्कुल। से, बस सर्विस नहीं उनको मिली। अच्छा, जी पिताजी भी सर। आपके ग्रेजुएट हैं, तो बीएससी पढ़ाई है? पर उनका पूरा जोर होता था। हम्म, जी सर, बीएससी किए हैं। जी। तो गौरव, तो एक सवाल सर्विस तो नहीं और पा पाया, आपसे, तो उनका जी यही जी, लक्ष्य था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। पढ़ाया जाए। गौरव, तो फिर जी एक सर। चीज, जब आप अपनी यात्रा की बता रहे थे तो मेरा ध्यान गया कि आप पहले प्राइमरी स्कूल में अपने यहाँ पढ़े होंगे, या फिर नवोदय में गए, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कहीं से जी सरकारी सर। स्कूल से किया, फिर बीएचयू भी सरकारी है। इंटरमीडिएट भी सर नवोदय से ही से था। नवोदय से ही था। जी सर। तो गौरव, सवाल मेरा ये है कि आपकी पूरी पढ़ाई जी। लिखाई, पूरी यात्रा जो है वो सरकारी स्कूल की रही, जो न्यूनतम फीस पर रही। उसके अलावा आपने कोचिंग भी मुश्किल से जी की और सर। फिर स्वाध्याय किया। तो आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दे रही है, लगातार चीजें निजी सेक्शन में जा रही हैं? जहां से आपने बीएससी किया, अगर जी सर। पूरी बीएससी 50,000 में कर ली होगी, तो यहाँ विश्वविद्यालय खुल रहे हैं जो एक साल की बीएससी 10 लाख रुपए में करा रहे हैं। तो ऐसे में ये तो एक जी बड़ी सर। चिंता का विषय है कि अगर सरकारीकरण नहीं होगा तो दलित और गरीब परिवारों के बच्चे फिर से एक बार मजदूरी की तरफ ही बढ़ेंगे। जी सर। सर जो मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का फीस था बीएचयू का, वो 500 रुपये मात्र था। और बताइए। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, हम लोग के आसपास लड़के पढ़ते हैं, तो उनका मिनिमम 12 हजार, वो भी सेमेस्टर का है, तो पर वो सेमेस्टर भी के बीएचयू से कोई अकॉर्डिंग तुलना फीस नहीं है लेते ना हैं लोग। गौरव? तो सर बीएचयू से तो बहुत। तुलना करने के लिए अशोका जी यूनिवर्सिटी सर। चाहिए, कम से कम न्यूनतम, उससे नीचे की क्या यूनिवर्सिटी होगी? जी सर। जी। जी सर, तो फैसिलिटी भी बीएचयू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराता था। ये लोग तो हम्म, फीस लेकर के भी ना फैसिलिटी इन लोग के हम्म, पास है, ना बढ़िया टीचर हैं। जी। तो सर इससे तो नुकसान तो हमारे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम्म, उतने लोगों के पास पैसे नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। हम्म, और और प्राइवेट होने का ये भी गारंटी नहीं है कि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी ही। हम्म, अगर हम 1 लाख 2 लाख रुपए फीस भी दे रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा। हम लोग के 500 रुपये फीस देते थे, बीएचयू में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, जी। बहुत अच्छा पढ़ाई और हर एक तरह का एनवायरनमेंट था। हम्म। तो जी सर। और बाकी ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो ना तो एजुकेशन की गारंटी की बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और बाकी तो अपने समाज के लोग वहाँ तक अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे जितनी इन लोग की फीस है। हम्म। तो उससे तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन से अपने समाज को तो बहुत बड़ा घाटा है सर। शुक्रिया आपका, बातचीत के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौरव कुमार। उनकी जी सर। अभी अभी चयन हुआ है यूपीएससी परीक्षा में, और वह आईएएस अधिकारी बने हैं, यानी इंडियन स्टैटिकल सर्विस के वह अधिकारी बने हैं। और वह अपनी संघर्ष, संयम की कहानी कह रहे थे कि किस तरह से एक दलित और गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने यह बड़ी परीक्षा पास की और अब अधिकारी बनेंगे। और उन सब की क्रेडिट वह अपने परिवार और बाबा साहब अम्बेडकर को दे रहे हैं। साथ ही साथ वह यह भी कह रहे हैं कि गरीब समाज के बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि फसाद और दंगों पर। अगर आपको राजनीति में भी जाना है तो पहले अध्ययन का समूल बनाएं और एक अपना आधार बनाएं। साथ ही अपने अनुभव के आधार पर वह बता रहे हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है पूरी उनकी इस यात्रा में, कि अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज नहीं होते तो शायद आज हमारे साथ गौरव कुमार भी नहीं होते, क्योंकि उनके पिता ऐसी कोई नौकरी नहीं करते थे जो कि बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर, बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाकर उनको यह सफलता दिला पाते। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए और उनके आदर्शों के संविधान को भी बनाए रखें, और सरकारी करण को भी बनाए रखें, क्योंकि भविष्य में गरीबी कहीं से कम होती दिखाई नहीं दे रही है। और अगर ऐसा जारी रहा तो दलित और गरीब परिवारों के बच्चे फिर से एक बार मजदूरी की तरफ बढ़ने को मजबूर होंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।